विविधा ने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। विविधा ने एक और बार नॉक किया, पर अब भी कमरे से कोई जवाब नहीं आई। विक्रम की तरफ से कोई जवाब ना पाकर एक बार को तो विविधा का मन हुआ कि वापस लौट जाए, लेकिन फिर सोचा कि दयाल अंकल के पैरों में दर्द है और उन्हें यहाँ आना पड़ जाएगा। एक काम करती हूँ, अंदर जाकर चाय दे देती हूँ और जल्दी से बाहर आ जाती हूँ। वो कुछ भी बोलेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगी। अकड़ तो देखो जनाब की। 2 बार नॉक किया, पर इन अकड़ की दुकान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। विविधा ने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर आ गई। उसने देखा कि विक्रम कमरे में था ही नहीं। विविधा ने पूरे कमरे पर एक नजर दौड़ाई। टेबल पर लैपटॉप खुला हुआ रखा था। हर चीज अपनी माकूल जगह पर रखी हुई थी। एक ओर रखी शराब की बोतलों को देख विविधा ने मुंह बना लिया और बोली, कमरे में भी बार बना के बैठा है महिषासुर। एक दीवार पर किसी लेडी की फोटो लगी थी, जिस पर हार चढ़ा हुआ था। विविधा चाय का कप टेबल पर रख उस तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई और उसे देखने लगी। ये तो है मिसेस चौहान, विक्रम की माँ। विविधा अभी उन्हें देख ही रही थी कि विक्रम वॉशरूम से बाहर निकला। उसकी नजर अपनी टेबल पर रखी चाय पर पड़ी, जिसे देख वो चौंका और सोचने लगा कि काका चाय क्यों रख कर गए। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है। विक्रम ने नजरें घुमाई तो उसे खुद की तरफ पीठ किए खड़ी विविधा दिखाई दी, जो उसकी माँ की तस्वीर को देख रही थी। विक्रम को विविधा का उसकी इजाजत के बगैर कमरे में आना अखर गया। वह उस ओर बढ़ते हुए बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुम? किससे पूछकर तुम अंदर आई? विविधा अचानक से विक्रम की आवाज सुनकर डर गई और हड़बड़ाकर पीछे मुड़ उसकी ओर देखा। उसे यूं डरते देख विक्रम थोड़ी फिक्र के साथ बोला, घबराओ नहीं, मैं हूं, कोई भूत नहीं। विविधा, जो अब तक विक्रम को सामने देख संभल चुकी थी, धीरे से बड़बड़ाई, भूत से ज्यादा तो तुम डरावने हो। विक्रम ने उसकी बात सुन ली। वह उसे कुछ जवाब देता कि उसका ध्यान विविधा की साड़ी पर गया। उसने जब उसे साड़ी पहने देखा तो देखता ही रह गया। विविधा ने विक्रम को खुद को ऐसे एकटक देखते हुए पाया तो वह असहज हो गई और विक्रम को नजरअंदाज करने के लिए इधर उधर देखने लगी। कुछ वक्त बाद उसने देखा कि विक्रम अभी भी उसे ही देखे जा रहा है, तो वह चुपचाप वहां से जाने लगी। विविधा को इस रूप में देखकर विक्रम का सारा गुस्सा तो पहले ही फुर्र हो चुका था, तो इस बार वह शांत लहजे में बोला, जाने से पहले यह तो बता दो कि यहाँ क्यों आई थी? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे कमरे में किसी को आने की इजाजत नहीं है, सिवाय दयाल काका के। विविधा बोली, जानती हूँ, लेकिन आना पड़ा। तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ, क्योंकि दयाल काका के घुटनों में दर्द है। विक्रम ने जब यह बात सुनी तो समझ गया कि दयाल काका के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। उसने सोचा कि अगर वह मना करता है कि मैं चाय नहीं पीता, तो विविधा को दयाल काका का झूठ पता चल जाएगा और शायद विविधा को फिर उनसे इस झूठ की वजह पूछने पर यह भी पता चल जाएगा कि वह मेरी और उसकी शादी करवाना चाहते हैं। विविधा उसे चुप देख बोली, क्या हुआ? किस सोच में डूब गया ये ड्रैकुला? विक्रम ने बिना उसे जवाब दिए चाय का कप उठाया और एक बार में ही उसे पी गया। विविधा हैरानी से उसे देखने लगी। तुम्हें चाय गरम नहीं लगी? विक्रम बोला, नहीं। उसने कप टेबल पर रखा और विविधा का हाथ पकड़ कमरे से बाहर ले जाने लगा। तुम जाओ यहां से। विविधा ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। चली जाऊंगी, इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ बोलना चाहती थी तुमसे। विक्रम बोला, कहो। थैंक यू इस साड़ी के लिए, मैं कल वापस करवा दूंगी। विक्रम ने एक बार उसे सरसरी निगाह से देखा और बोला, रहने दो, अपने पास ही रखो। वैसे तुम पर काफी अच्छी लग रही है साड़ी, मतलब तुमने पहन ली है तो तुम ही रखो। यह सुन विविधा ने हैरानी से उसकी ओर देखा।
दोनों की नजरें जैसे ही एक दूसरे से टकराई कि अगले ही पल हड़बड़ाकर नजरें दूसरी ओर कर ली। विविधा बोली, फिर भी मैं वापस कर दूंगी। विक्रम थोड़ा नाराज हो गया। अगर वापस करनी ही थी तो फिर पहनी क्यों? अब तुम्हारी पहनी हुई साड़ी को भला कौन इस्तेमाल करेगा? विविधा गुस्से से उसे घूरने लगी। अच्छा ठीक है, नहीं दूंगी। चलिए मुझे वापस छोड़कर आइए। विक्रम बोला, दयाल काका से बोल दो, मुझे बहुत काम है। विविधा बोली, बताया था ना कि उनके पैरों में दर्द है और ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ही मुझे जबरदस्ती यहाँ अंदर लाए थे। मैं तो जा रही थी वापस। विक्रम बोला, बारिश अभी भी है, कुछ देर और रुको। विविधा बोली, 8 बजने को आए हैं, अब और नहीं रुक सकती। बाबूजी वैसे ही गुस्सा करेंगे कि इतना लेट हो गई हूं। विक्रम बोला, ठीक है। वह अपनी गाड़ी की चाबी टेबल से उठाकर उसके साथ जल्दी से चल पड़ा। दोनों अब सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। दयाल काका ने विक्रम को शांत देखा तो अपनी हंसी छुपाते हुए उससे पूछा, क्यों विक्रम बेटा, चाय अच्छी लगी या नहीं? विक्रम उन्हें घूरते हुए बोला, लौट कर बताता हूं कि कैसी लगी आपकी चाय। विविधा बोली, अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ, स्कूटी सुबह ले जाऊंगी। अंकल नहीं, काका कहो मुझे। विविधा मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, आज से आपको काका ही कहूंगी। विक्रम दयाल काका की सारी हरकतों को समझ रहा था। उसने मुस्कुराती हुई आरुषि की ओर देखा। जाओ अंदर जाकर पढ़ो, काका के साथ ज्यादा मत बैठा करो, खुद तो सटिया गए हैं और अपने साथ तुम्हें भी पागल कर देंगे। दयाल काका बोले, मैं सटिया गया हूँ? विक्रम उनकी बात इग्नोर करते हुए वहां से बाहर चला गया और कुछ ही देर में गाड़ी दरवाजे पर ले आया। विविधा काका और आरुषि से मिलकर बाहर आई और उसके साइड वाली सीट पर बैठ गई। दोनों विविधा के घर की तरफ रवाना हो गए। कुछ वक्त तक गाड़ी में एकदम शांति थी। बस कभी विविधा विक्रम को नजरें बचाकर देख लेती तो कभी विक्रम उसे देख लेता। विविधा आखिरकार बोली, उस कमरे में ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम क्यों आरुषि और बाकियों को मना करते हो अपने कमरे में आने के लिए? विक्रम चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। विविधा ने कुछ वक्त तक उसके जवाब का इंतजार किया, लेकिन जब वह चुप रहा तो एक और सवाल किया, वह तुम्हारी माँ की तस्वीर थी ना? उसे ऐसे क्यों कमरे में छुपा कर रखा है? पूरे घर में उनकी एक भी तस्वीर नहीं है सिवाय तुम्हारे कमरे के। ऐसा क्यों? विक्रम अब उस पर गरजा, तुम्हें क्या दिक्कत है इस बात से? फालतू के ताक झाक करने की जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी में। अपने काम से काम रखो। आज थोड़ा ढंग से क्या बात कर ली, तुम तो मेरी पर्सनल लाइफ में घुसती जा रही हो। विविधा ने अब चुप रहना ही बेहतर समझा। कल्पना विक्रम के घर बाहर खड़ी थी। उसने देखा कि विक्रम की गाड़ी वहां नहीं है तो समझ गई कि वह घर पर मौजूद नहीं है। वह इस घर से अनजान नहीं थी, क्योंकि राजेंद्र चौहान के साथ पहले भी 2-3 बार इस घर में आ चुकी थी, लेकिन तब विक्रम पढ़ने के लिए विदेश में था। कल्पना चुपके से मेन दरवाजे को खोलकर अंदर गार्डन के पास से होते हुए घर के पास आ गई। वह दबे पांव आगे बढ़ते हुए हर कमरे की खिड़की से अंदर झांकने लगी। सबसे पहले उसे दयाल काका कमरे में बैठे हुए दिखाई दिए। वह तुरंत वहां से हट गई और बड़बड़ाने लगी, यह बुढ़ा पता नहीं कब तक इस घर में पड़ा रहेगा। कुछ देर बाद कल्पना आखिरकार आरुषि के कमरे के बाहर आ पहुंची। उसने देखा कि आरुषि पढ़ रही है। कल्पना खुश हो गई, तो आखिरकार मिल ही गई मेरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। वह खिड़की पर नॉक कर आरुषि का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती ही थी कि तभी दयाल काका आरुषि के कमरे में आ पहुंचे और उसके साथ बैठ गए। कल्पना गुस्से से पीछे हट गई। यह मनहूस मुझे चैन नहीं लेने देगा और ना ही आरुषि से बात करने देगा। इससे पहले विक्रम यहाँ आए मुझे यहाँ से जाना होगा और कल सुबह स्कूल में जाकर आरुषि से मुलाकात करनी होगी। कल्पना वापस चली गई। विविधा और विक्रम विविधा के मोहल्ले के बाहर पहुंचे।
तब तक बारिश भी रुक चुकी। गाड़ी से उतरकर जाने को हुई कि उसे याद आया कि अगर मंथरा बुआ ने देख लिया तो बवाल कर देंगी कि इस वक्त कहाँ से आ रही है। विविधा को जब विक्रम ने अपनी सीट पर बैठे हुए देखा तो बोला, क्या हुआ, घर नहीं जाना? विविधा बोली, जाना तो है पर इस रास्ते से नहीं। क्यों, कोई दिक्कत है? बस यही समझ लो, गली का जो पीछे वाला रास्ता है मैं वहां से चली जाऊंगी, गाड़ी को बस थोड़ा आगे ले लो। विक्रम ने बिना किसी सवाल जवाब के गाड़ी आगे ले ली। विविधा अब उससे बाहर निकलने लगी कि विक्रम ने टोका, मैं गाड़ी से ले चलता हूँ ना। विविधा बोली, वो संकरी गली है तो गाड़ी से जाना नहीं हो पाएगा, मैं खुद चली जाऊंगी। कहकर विविधा एक ओर चल पड़ी। विक्रम अब वापस लौट गया। चंद कदमों में ही विविधा गली के पीछे हिस्से में थी। वह हिस्सा एकदम सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि वहाँ कुछ टूटे फूटे पुराने घर थे। वहाँ का यह हाल देख विविधा का दिल ही बैठ गया। कुछ महीने पहले जब वो दिन में इस रास्ते से गई थी, तब तो ऐसा कुछ भी वीरान सा माहौल नहीं था वहाँ। तो अभी रात में इतना डरावना क्यों लग रहा है? विविधा को महसूस हुआ कि उसका फैसला गलत था, लेकिन करे भी तो क्या? वह मंथरा बुआ को खुद पर उंगली उठाने का एक भी मौका नहीं देना चाहती थी। विविधा सहमी हुई सी धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी। माँ को फोन कर ऐसे रास्ते पर बुलाना उसे सही नहीं लगा, और बाबूजी का तो सवाल ही नहीं बनता था। उस अंधेरी गली में 4-5 कदमों में ही विविधा की हिम्मत जवाब दे गई थी कि पता नहीं कौन किधर से हमला कर दे। वह अब जल्दी से वापस जाने को मुड़कर भागने को हुई कि किसी से टकरा गई। विक्रम ने उसे गिरने से बचाया। विविधा उसे वहां देखकर हैरान रह गई। आप तो चले गए थे ना? विक्रम बोला, पागल नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह, जो ऐसे रास्ते पर तुम्हें अकेला छोड़ जाऊं। विविधा कुछ समझ पाती कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ चला। विविधा बोली, हाथ क्यों पकड़ा है? ताकि तुम्हें फिर से डर न लगे और एहसास रहे कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। विक्रम की यह बात विविधा के दिल को छू गई। वह उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। विक्रम का ध्यान उस ओर नहीं था, तो उसकी इस हरकत को नोटिस नहीं कर पाया। विविधा कुछ देर बाद अपने घर के काफी करीब थी। उसने विक्रम को एक बार फिर थैंक्स बोला। अब तुम जा सकते हो। विविधा अपने घर की ओर चल दी। वहां पहुंच उसने दरवाजे पर नॉक किया और पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम को वहीं खड़े पाया। छवि जी ने दरवाजा खोला और विविधा घर के अंदर चली गई। यह देख विक्रम वापस लौट पड़ा। विविधा बैग रख जल्दी से टेरेस पर चली गई और वहां से गली के पिछले हिस्से से गुजरते विक्रम को खुश होते हुए तब तक देखती रही जब तक वो उसकी नजरों से ओझल न हो गया। विविधा अब निराश सी वापस टेरेस से नीचे आ गई और छवि जी को बताया कि उसकी स्कूटी आरुषि के घर पर है। विक्रम उसे छोड़ने आया था। छवि जी कहती है, ये पिछली गली से आई हूँ। छवि जी हैरान सी बोली, क्या अकेले? पागल हो गई है तू? विविधा बोली, विक्रम छोड़ने आया था माँ, अकेले थोड़ी थी। तो तू टेरेस पर उसे देखने के लिए गई थी क्या? विविधा यह सुनकर हड़बड़ा गई। नहीं तो मैं क्यों उसे देखने जाऊंगी? छवि जी बोली, चल खाना खा ले, तेरे बाबूजी तो दवा के असर की वजह से कुछ देर पहले ही सो गए। विक्रम की नजरों के आगे विविधा का चेहरा घूमने लगा। साड़ी में वह आज वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। विक्रम घर पहुंचा तो दयाल काका को आरुषि के साथ बैठे देख अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह विविधा जल्दी से तैयार होने लगी ताकि आरुषि के घर से स्कूटी ला सके कि तभी घर के बाहर से न्यूज़पेपर उठाकर लाती छवि जी ने बताया कि उसकी स्कूटी तो बाहर ही खड़ी है। विविधा यह सुन मुस्कुरा उठी। दूसरी ओर किचन में काका सुबह का नाश्ता तैयार कर रहे थे कि उनकी नजर कुछ दूर खड़े विक्रम पर पड़ी जो उन्हें घूर रहा था।
दयाल काका उसे वहां ऐसे खड़े देख समझ गए कि अब तो उनकी खैर नहीं। दयाल काका विक्रम को देख समझ गए कि आज उनकी क्लास लगने वाली है। वह मुस्कुराते हुए बोले, अरे विक्रम बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते। विक्रम बोला, काका आप कल कुछ पूछ रहे थे ना मुझसे रात में? दयाल काका दिमाग पर जोर डालने का नाटक करने लगे। अच्छा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तब पूछ लूंगा। विक्रम बोला, मैं याद दिलाता हूं ना आपको, मुझे सब एकदम बराबर याद है। आप पूछ रहे थे मुझे कि चाय कैसी लगी, याद आया कुछ? दयाल काका बोले, हाँ याद आया, कहो कैसी लगी चाय? विक्रम नाराज होकर बोला, क्या याद आया? आपको जब पता है मैं चाय नहीं पीता तो क्यों उस लड़की को मेरे कमरे में भेजा, वह भी चाय लेकर? दयाल काका बोले, मैंने नहीं भेजा, बल्कि वह तो खुद ही तुम्हारे पास आई। मैंने मना किया था कि विक्रम चाय नहीं पीता, तो कहने लगे कि कहीं विक्रम की तबीयत खराब ना हो जाए, मेरे हाथ से एक कप चाय तो पी ही लेगा, और देखो तुमने पी ली। विक्रम बोला, झूठ मत बोलिए, विविधा को आपने भेजा था मेरे कमरे में चाय लेकर। क्या मैं जान सकता हूँ कि इसकी वजह क्या थी? रहने दो, बताऊंगा तो तुम डांटोगे, नहीं बताएंगे तब भी डांट लगेगी। फिर दयाल काका बोले, हाँ यह बात भी सही है। वह अब शरारती बच्चों की तरह चहकते हुए बोले, तुम तो जाकर अपने कमरे में बैठ गए थे, लेकिन विविधा को जब मैंने साड़ी में देखा तो एकदम छोटी मालकिन लग रही थी। सच में कितनी प्यारी लग रही थी ना हमारी विविधा। तुम भी उसे साड़ी में देख पाओ और क्या पता विविधा के बारे में अपने ख्याल बदल पाओ, इसलिए मैंने उसे चाय के बहाने तुम्हारे पास भेजा था। विक्रम मुंह बनाकर बोला, उम्र 50 से ऊपर हो गई है, लेकिन रंगीन मिजाज नहीं गई आपकी। काका बोले, अगर अपने बेटे के लिए बहू ढूंढना रंगीन मिजाज है तो ठीक है, मुझे यह भी मंजूर है, लेकिन सच सच बताओ, तुम्हें भी पसंद आई थी ना विविधा कल? कहो तो शादी के लिए बात करूं उसके घर पर। विक्रम हड़बड़ा गया, पागल हो गए हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं। दयाल काका बोले, अगर तुम्हें उसके अपने कमरे में आने का इतना ही बुरा लग रहा था तो गुस्सा क्यों नहीं किया? विक्रम बोला, यह बात गलत है काका, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ और आप क्या बोल रहे हैं? दयाल काका उदास होने का नाटक करते हुए बोले, धोखा तो तुमने दिया है मेरे साथ। इस बूढ़े काका ने तुमसे कितनी बार कहा चाय के लिए, लेकिन तुमने कभी नहीं पी, और उस कल की आई लड़की के लिए तुमने एक ही बार में चाय पी ली। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितनी ठेस पहुंची है। विक्रम उन्हें घूर कर देखने लगा। आपकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। वक्त रहते समझ जाइए, वरना मुझसे पहले विविधा आपकी क्लास ले लेगी, जब उसे पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। दयाल काका बोले, उसे तो मैं देख लूंगा, तुम अपना बताओ कि कल विविधा को देख वो वाला गाना तुम्हारे कानों में बजा क्या? कौन सा गाना काका? दयाल काका गुनगुनाने लगे, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। विक्रम यह सुन अपना सिर पीटते हुए बोला, मैं भी ना किससे दिमाग खपा रहा हूं। दयाल काका हंसने लगे। विक्रम वहां से जाने लगा कि काका ने टोका, वैसे विविधा की स्कूटी भी पहुंचवा दी तुमने उसके घर, इतनी फिक्र की वजह? विक्रम बोला, वह तो मैंने इसलिए उसके घर पहुंचवाई कि वह कहीं सुबह सुबह यहाँ ना आ जाए और फिर कहीं झगड़ा ना हो जाए। दयाल काका बोले, अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें इस बात की चिंता थी कि बेचारी फिर स्कूल कैसे जाएगी। विक्रम झुंझला गया, आप सच में सठिया गए हैं।
वह वहां से चला गया। विविधा अपने कमरे में बैठी विक्रम के बारे में सोच रही थी। वैसे विक्रम इतना भी बुरा नहीं है। कल की हरकतों के बाद तो ऐसा ही लगता है। मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं, फिर भी खुद ही लौट कर आ गया और मेरे घर के अंदर जाने तक वहीं खड़ा रहा। क्या मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए? कहीं ऐसा करने से उसे ये ना लगे कि मैं उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आखिर है तो वो महिषासुर ही। मैं भी ना कम नहीं हूँ। अगर वो गुस्सा करता है तो मुझे उससे दूर चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं उससे लड़ना शुरू कर देती हूँ। आगे से कोशिश करूंगी कि विक्रम से झगड़ा ना करूं। जुबान का भले ही तीखा है, लेकिन केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल बंदा है। अगर ये बस गुस्सा करना छोड़ दे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इससे शादी करने से मना करेगी। दयाल काका भी कम नहीं है। कहीं विक्रम को पता चल गया कि काका उसकी और मेरी शादी का सोच रहे हैं तो ये ना सोचे कि मैं काका के साथ हूँ। और मैं सोच ही क्यों रही हूँ विक्रम के बारे में इतना? लगता है काका की बातें मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। इतने में छवि जी विविधा के कमरे में आई। तुमने जो कल रात साड़ी पहनी थी किसकी थी? दयाल काका ने दी। लेकिन उनके घर में तो कोई भी लेडीज नहीं है। वह सब मुझे नहीं पता माँ। वैसे बहुत अच्छी लग रही थी मेरी बेटी उस साड़ी में। विविधा कुछ कहती कि ब्रजेश जी अपने कमरे से बाहर निकले और विविधा को पुकारने लगे। दोनों माँ बेटी कमरे से बाहर निकल ब्रजेश जी के पास जा खड़ी हुई। ब्रजेश जी बोले, कितने बजे लौटी कल घर? विविधा धीमे से बोली, 8 बजे। ब्रजेश जी बोले, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गई तुम? क्या जरूरत थी लौटने की, वहीं रह लेती। छवि जी कुछ कहने को हुई कि ब्रजेश जी ने उन्हें चुप करा दिया। तुम तो चुप ही रहो, बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है लाड प्यार में इसे। विविधा बोली, बाबूजी आपको तो पता ही है कि कल कितनी तेज बारिश हो रही थी, फिर मैं लौटती कैसे? ब्रजेश जी बोले, उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाने ही गई थी या कहीं और गई थी? विविधा को उनकी कही यह बात बहुत चुभी। और कहाँ जाऊंगी? मैंने कुछ वक्त बारिश रुकने का इंतजार किया, जब वह नहीं रुकी तो फिर मैं आ गई। छवि जी बोली, विविधा स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जाओ जल्दी। विविधा उदास सी वहां से चली गई। दयाल काका आरुषि को स्कूल छोड़ने गए। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ दूर अपना चेहरा ढके कल्पना वहीं खड़ी थी। कल्पना आरुषि को स्कूल के अंदर जाते देख खुश हो गई। आज तो आरुषि से मिलकर ही रहूंगी। ब्रजेश जी एक पड़ोसी के साथ डॉक्टर के यहाँ दवा लेने गए थे। छवि जी घर में अकेली थी। कुछ देर बाद ललिता बुआ वहां आई और छवि जी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। यह क्या हो गया छवि? यह तो बहुत ही गलत हुआ। अब तुम कैसे दुनिया वालों को मुंह दिखाओगी और मेरे भाई पर क्या गुजरेगी? तुम्हारी जगह मैं होती ना तो आत्महत्या कर लेती। छवि जी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार माजरा क्या है। उन्होंने पूछा, क्या बात है दीदी, आप ऐसे क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? ललिता बुआ बोली, गजब हो गया, जिसका डर था छुटकन को वही हुआ। विविधा ने पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया। छवि जी को गुस्सा आ गया। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? मुझे भी तो बताइए। ललिता बुआ बोली, विभा आई थी मेरे पास, बता रही थी कि विविधा का किसी ड्राइवर के साथ अफेयर चल रहा है। यह सुनकर छवि जी गुस्से से बोली, दीदी यह कैसी फिजूल की बातें कर रही हैं आप? विविधा आपकी भी तो बेटी जैसी है, फिर उसके बारे में कैसे कुछ भी बोल सकती हैं आप? ललिता बुआ बोली, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं अपनी बात नहीं कर रही। मैं तो ऐसा सोचने से पहले ही मरना पसंद करूंगी, लेकिन दुनिया का मुंह कैसे बंद कर सकते हैं हम? उसने बताया कि उसने विविधा को किसी ड्राइवर के साथ देखा है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसते हुए जा रहे थे और आजकल तो वह लड़का मोहल्ले के बाहर चक्कर भी लगाता है।
मैंने तो कहा विभा को कि हमारी विविधा ऐसी नहीं है, लेकिन विभा को तो तुम जानती ही हो। कह रही थी कि हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, मोहल्ले का माहौल खराब होगा तो हमारी बहू बेटियों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम तो जानती हो कि विभा के पेट में कोई बात नहीं पचती है। वह सभी से इस बात को कहेगी और वह भी नमक मिर्च लगाकर। कल तो पूरे मोहल्ले में यह बात फैल जाएगी और फिर ब्रजेश तक यह बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। पता नहीं मेरा छुटकन इस सदमे को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। छवि जी बोली, यह सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ललिता बुआ बोली, जानती हूँ, लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे? लड़की की बदनामी तो जंगल में आग की तरह फैलती है। एक बार यह बात फैल गई तो विविधा से कोई भी शादी नहीं करेगा। क्या पता विविधा का सच में किसी से चक्कर चल रहा हो। आजकल के बच्चों का कोई भरोसा भी तो नहीं। दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और ही हैं। वैसे मैंने भी देखा था एक रोज उस ड्राइवर को विविधा की स्कूटी का पीछा करते हुए। इसे भी ड्राइवर ही मिला। कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल रखा होता। अब कहाँ मुंह दिखाएंगे हम। मेरी मासूम सी बच्ची मेघा की शादी में भी अड़चन आएंगी। अब तो लोग कहेंगे कि जैसी विविधा है वैसी ही मेघा होगी। कहकर ललिता बुआ जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ ब्रजेश जी आ गए। ललिता बुआ को ऐसे रोते देखकर परेशान हो गए और तेज कदमों से उनके पास आए। क्या बात है दीदी, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? सब ठीक तो है ना? छवि जी घबराई सी ललिता बुआ को देखने लगी कि कहीं वह सब कुछ ब्रजेश जी को ना बता दे। ललिता बुआ आंसू पोंछकर बोली, हाँ सब ठीक ही है। ब्रजेश जी फिर बोले, तो फिर रो क्यों रही थी आप? सच सच बताओ, क्या बात है? ललिता बुआ ने छवि जी के चेहरे पर झलकते डर को देख कुछ सोचकर बोली, मेरी सोने की चेन खो गई, पता नहीं कहाँ गिर गई। बस इसलिए मेरा दिल रो रहा था। अब तो मेरा गला भी सूना सा लग रहा है। कई औरतों ने टोक दिया कि खाली गला अच्छा नहीं लग रहा। ब्रजेश जी बोले, तो बनवा लो ना एक चेन। ललिता बुआ बोली, मेरी तंगी तो तू जानता ही है। अब चेन पहनूं या घर चलाऊं? ब्रजेश जी बोले, कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर एक सोने की चेन ले आता हूँ। पर दीदी, ज्यादा पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, तो चेन थोड़ी हल्की ही बनेगी। छवि जी हैरान सी ललिता बुआ को गिरगिट की तरह रंग बदलते देख रही थी। ललिता बुआ ने 2-4 बार मना किया, लेकिन ब्रजेश जी उन्हें अपने साथ चेन दिलवाने ले गए। छवि जी को अब चेन की कम विविधा की ज्यादा चिंता हो रही थी। उधर स्कूल का चौथा पीरियड चल रहा था। आरुषि अपनी क्लास में बैठी पढ़ रही थी कि एक चपरासी वहां आया और टीचर को कुछ कहा। टीचर ने आरुषि की ओर देखा। आरुषि, कोई तुमसे मिलने आया है, जाओ जाकर मिल लो। आरुषि सोच में पड़ गई कि उससे भला कौन मिलने आया होगा। वह उठकर चपरासी के साथ चल दी। क्लास के बाहर कुछ कदम चलने के बाद चपरासी ने आरुषि को एक तरफ जाने का इशारा किया और खुद किसी काम से चला गया। आरुषि उस ओर जा ही रही थी कि सामने से विविधा आती दिखी। विविधा ने जब आरुषि को क्लास से बाहर देखा तो बोली, अरे आरुषि, तुम क्लास के बीच में से कहाँ जा रही हो? आरुषि बोली, कोई मुझसे मिलने आया है मैम। कौन? ये पता नहीं। विविधा यह सुनकर सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कौन है जो आरुषि से मिलने आया है। उसने सोचा कि वह आरुषि के साथ जाकर देखे तो सही कि कौन है, लेकिन तभी उसे याद आया कि प्रिंसिपल ने उसे बुलाया था। विविधा ने तय किया कि वह जल्दी से प्रिंसिपल से जाकर मिलेगी और फिर लौटकर वापस आरुषि के पास आएगी। आरुषि जब गार्डन में बेंच के पास आई तो उधर मुंह छुपाए बैठी किसी औरत को देखा। आरुषि को अपने सामने पाकर कल्पना ने उसे अपना चेहरा दिखा दिया। पहले तो आरुषि उसे पहचान ही नहीं पाई। वह एकदम थकी हुई सी लग रही थी कि पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया हो। कपड़े भी बस ठीक ठाक ही थे।
आरुषि ने गौर किया तो पहचान गई कि यह औरत उसकी वो माँ है जो उसे छोड़कर भाग गई थी। एक ओर कल्पना उसे देखकर घड़ियाली आंसू बहाने लगी, वहीं दूसरी ओर आरुषि के होश उड़ गए कल्पना को सामने देख। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 14। छवि जी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। क्यों उनकी बेटी के खिलाफ ऐसी झूठी बातें फैलाई जा रही हैं? विभा से तो उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर क्यों वह यह सब बोल रही है? क्या उसे भी किसी ने विविधा के बारे में कुछ कहा है या फिर वो ही मनगढ़ंत कहानी बना रही है? हे भगवान, इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिलेगा? अगर विविधा के पापा को इस सब के बारे में पता चल गया तो पता नहीं वह क्या सोचेंगे। कहीं गुस्से में विविधा की शादी जल्दी के चक्कर में किसी गलत शख्स से न करवा दे। इससे तो मेरी बच्ची का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ललिता दीदी भी कम नहीं है, कहीं नमक मिर्च लगाकर विविधा के पापा को उसके बारे में उल्टा सीधा ना बोल दे। मुझे पूरा भरोसा है मेरी विविधा पर कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर उसे कभी कोई पसंद भी आया तो मुझे तो बताएगी ही। मुझे उससे बात करनी ही होगी, उसे आगाह करना होगा कि उसके बारे में किस तरह की बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ कल्पना सामने आरुषि को खड़ा देख आंसू बहाने लगी। कैसी हो मेरी बच्ची? इतने वक्त बाद तुम्हें देख रही हूँ तो मुझे कितनी खुशी हो रही है, बता ही नहीं सकती। मुझे तो लगा था कि अब तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, पर भगवान ने मेरी सुन ली। कितनी कमजोर हो गई हो तुम। बिन माँ की बच्ची का आखिर यही तो हाल होगा। आरुषि अभी तक हैरानी से कल्पना को देख ही जा रही थी। कल्पना बोली, दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। तुम्हारे लिए ही तो मैं आज इस शहर में आई हूँ। अब मैं तुझे खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी। कल्पना ने देखा कि आरुषि अभी भी कोई जवाब नहीं दे रही है और उसकी तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, तो वह सोचने लगी, ये मूर्ति की तरह आकर खड़ी हो गई है। ये नहीं कि माँ इतने दिनों बाद सामने है तो कुछ तो रिएक्ट करे। लगता है और रोना धोना करना होगा मुझे इसके लिए। वह अब और जोर जोर से रोने लगी। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया मेरी बेटी। मुझे ही पता है कि कैसे मेरे गले से एक एक निवाला नहीं उतरता था। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, बस तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ। क्या तुम भी अपने पापा की बातों में आ गई? क्या तुम भी मुझसे नफरत करती हो? बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी। कल्पना अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए आरुषि को बातों में उलझा आगे बढ़ी और जैसे ही उसको छूने को हुई कि आरुषि ने उसका हाथ पीछे हटा दिया। आप गंदी माँ हो। पहले तो मुझे छोड़कर चली गई थी ना, अब क्यों वापस आई हो? चली जाओ वहीं जहाँ पहले चली गई थी। अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप दुनिया की सबसे बुरी माँ हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। दोबारा मेरे पास मत आना। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। आरुषि गुस्से में कल्पना पर चीखते हुए वहां से वापस भाग गई। कल्पना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरुषि ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी नजरों से आरुषि ओझल हो जाने के बाद कल्पना ने अपने झूठे आंसू पोंछे और गुस्से से बड़बड़ाने लगी। बहुत जिद्दी लड़की है, माँ से बात करने की तमीज नहीं है। मन तो कर रहा है कि 2-4 थप्पड़ जड़ दूं, लेकिन फिर इसे काबू में करना और मुश्किल हो जाएगा। सारा मूड खराब कर दिया इस बेवकूफ लड़की ने। वापस चलती हूँ। अभी तो शायद 2-4 बार और ऐसे ही मिलना होगा, रोना धोना करना होगा, मिन्नतें करनी पड़ेंगी इसकी। शायद तब जाकर यह महारानी मानेगी। बस ये विक्रम को ना बता दे कि मैं इससे यहाँ मिलने आई थी, वरना यह गड़बड़ हो जाएगी। कल्पना अब जल्दी से स्कूल से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद विविधा वहां आई, लेकिन वहां ना आरुषि थी और ना ही कल्पना। यह देख विविधा सोच में पड़ गई। कमाल है, इतनी जल्दी चले गए वापस। कौन आया होगा आरुषि से मिलने? विविधा कुछ और सोच पाती कि तभी लंच की बेल बज गई और वो स्टाफ रूम में वापस चली गई।
आरुषि पूरा दिन क्लास में गुमसुम सी बैठी रही। जहाँ एक ओर उसे कल्पना के लौट आने पर हैरानी थी, तो दूसरी ओर यह ख्याल भी थे कि अब वह क्यों वापस आई है। क्या वह उसे उसके भाई से अलग करने आई है? कहीं इन्होंने विक्रम भाई से मुझे मांग लिया तो? या फिर भाई ने देखा कि ये वापस लौट आई हैं और मुझे इनको वापस लौटा दिया कि अब वही मुझे पालेंगी? तो क्या होगा? इस तरह के हजारों ख्याल उसके छोटे से दिमाग में घूमने लगे। वह किसी भी कीमत पर विक्रम से अलग नहीं होना चाहती थी। वह उसे ही अपना माँ और पापा मान चुकी थी। कल्पना स्कूल के पास वाले कैफे में जाकर बैठ गई। यह रोना धोना मेलोड्रामा कितना ज्यादा मुश्किल है। लगता है टीवी सीरियल में जैसे इमोशनल ड्रामा दिखाते हैं ना, वह सब करना पड़ेगा। विक्रम, जो कि ऑफिस के किसी काम से बाहर निकला था, उसे खत्म करने के बाद वापस ऑफिस जाने लगा। उसे आरुषि का ख्याल आया तो टाइम देखा। अभी 1:30 बजा था। आरुषि के स्कूल की छुट्टी होने में अभी आधा घंटा था। विक्रम ने सोचा कि वह आरुषि को घर ड्रॉप कर ऑफिस के लिए निकल जाएगा। वह आरुषि के स्कूल के पास वाले उसी कैफे में आकर बैठ गया जहां कल्पना मौजूद थी। विक्रम ने दयाल काका को फोन किया और कहा कि वह आरुषि को साथ ले जाएगा, इसलिए उन्हें स्कूल आने की जरूरत नहीं है। कल्पना उसे कुछ ही दूरी पर बैठी अजीत से बातें कर रही थी। सच्ची बहुत बिगड़ैल लड़की है वो। अरे सामने माँ खड़ी थी तो बाकी बच्चे की तरह मेरे पास आकर रोना धोना करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, यह बाकी बच्चों जैसी नहीं। अजीत बोला, सही कहा तुमने, क्योंकि इसकी माँ भी तो बाकी माँ जैसी नहीं है। कल्पना यह सुनकर चिढ़ गई। कभी कभी समझ नहीं आता कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। अजीत हंस दिया। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ तुम हो और तुम्हारा लालच। यह सुन कल्पना ने गुस्से में फोन रख दिया। जब देखो तब भाषण देता रहता है, कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ रहा है ये। और कोई है भी तो नहीं जिससे अपनी बात कह सकूं। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए कल्पना की नजर विक्रम पर पड़ी तो बुरी तरह घबरा गई और उससे खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए सोचने लगी, अब यह लड़का यहाँ क्या कर रहा है? जब तक मैं आरुषि को अपने कब्जे में नहीं ले लेती, इसके सामने जाना सही नहीं रहेगा। यह लड़का मेरा पूरा प्लान खराब कर सकता है। क्या पता आरुषि इस बारे में ना बताए, इसके तेज गुस्से की वजह से चुप पड़ जाए। कल्पना वहां से भागने का सोचने लगी। कुछ वक्त बाद विक्रम अपना लैपटॉप ओपन करके मेल चेक करने लगा। उसका ध्यान लैपटॉप की तरफ देख कल्पना चुपके से उठ वहां से निकल गई। वह अपनी गाड़ी में बैठी रही थी कि विक्रम की नजर उस पर पड़ गई। वह उसे देख एक बार तो हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वह जानता था कि कल्पना यहाँ पर जरूर आएगी, लेकिन इतनी जल्दी उससे मिलना होगा, यह उसने नहीं सोचा था। विक्रम जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर टेबल से उठा और उसे ले कल्पना की तरफ तेज कदमों से बढ़ चला, ताकि उसे चेतावनी दे सके कि वह उसकी और आरुषि की जिंदगी से दूर चली जाए। वह उसकी परछाई तक आरुषि पर नहीं पड़ने देना चाहता था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि कल्पना आरुषि से मिल चुकी है। कल्पना ने साइड मिरर में विक्रम को खुद की तरफ आते देखा तो जल्दी से गाड़ी लेकर चली गई। विक्रम भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ उसका पीछा करने लगा। इस भाग दौड़ में वह भूल ही गया कि 2 बज चुके हैं और आरुषि को स्कूल से लाना भी है। स्कूल की छुट्टी होते ही आरुषि उदास सी मेन गेट की तरफ बढ़ी कि विविधा उसके पास आ पहुंची। क्या बात है, कुछ शांत लग रही हो और आज तुम मेरे पास भी नहीं आई। आरुषि ने सोचा कि भाई और विविधा मैम ने जैसे तैसे दोस्ती शुरू हुई लग रही है। मैंने विविधा मैम को बताया और कहीं उन्होंने भाई को बता दिया तो भाई पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, और फिर मुझे भी खुद से दूर कर दिया तो। वह अब उनके बीच और झगड़ा नहीं कराना चाहती थी, और क्या पता अगर उसने विविधा मैम को घटना के बारे में बताया और उन्होंने विक्रम को बता दिया तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। कहीं विक्रम भाई ने उसे छोड़ दिया तो। विविधा बोली, बताओ ना क्या बात है, क्यों उदास हो? कुछ नहीं, मैं बस थक गई हूँ।
आज बहुत सारा काम था ना, इसलिए। अच्छा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं। दोनों अभी कुछ कदम आगे चली ही थी कि तभी विविधा बोली, अच्छा, तुमसे चौथे पीरियड में कौन मिलने आया था? यह सुनकर आरुषि थोड़ा घबरा गई कि क्या कहे। विविधा फिर से बोली, बोलो ना, कौन था? आरुषि बोली, वह तो किसी और आरुषि के घर वाले थे और इन लोगों ने समझा कि मेरी फैमिली वाले हैं। विविधा ने इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आरुषि और विविधा दोनों स्कूल से बाहर आकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि दयाल काका अभी तक नहीं आए थे। विविधा बोली, कमाल हो गया, काका तो कभी लेट नहीं होते, तो फिर आज अभी तक नहीं आए, ऐसे कैसे? आरुषि बोली, पता नहीं, कोई बात नहीं, लगता है किसी काम में फंस गए होंगे, मैं कॉल करके पूछती हूँ। विविधा ने दयाल काका को कॉल की तो पता चला कि आज तो विक्रम स्कूल आने वाला था, फिर वो अब तक पहुंचा क्यों नहीं? विविधा बोली, हो सकता है किसी काम में फंस गया हो। उसने आरुषि के साथ कुछ वक्त रुककर विक्रम का इंतजार करने का सोचा। छवि जी ने सोचा कि कहीं ललिता बुआ झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि उनकी बातों का भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता था। उन्होंने खुद ही बात की तह तक जाने का सोचा। वह जल्दी से विभा के घर की तरफ चल दी। वहां जाकर उन्होंने उसे अपने घर के दरवाजे पर बैठ किसी पड़ोसन से बातें करते देखा तो उसके पास जा खड़ी हुई। विभा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विभा बेमन से उठी और अपने घर के अंदर चली गई। छवि जी भी उसके पीछे चली गई। दोनों एक कमरे में बैठी थी। विभा बोली, क्या लोगी, ठंडा या गरम? छवि जी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुमसे कुछ पूछ रही थी। विभा बोली, हाँ बोलो। उस रोज तुम सब्जी लेते वक्त मोहल्ले के किसी लड़की के बारे में बात कर रही थी कि उसका ड्राइवर के साथ अफेयर चल रहा है। कौन सी लड़की है वो? विभा बोली, तुम क्या करोगी जानकर? छवि जी बोली, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ, बताओ। तुमको बुरा लग जाएगा, रहने दो। मुझे क्यों बुरा लगेगा, बताओ तो सही। तो सुनो, उस रोज मैं तुम्हारे ही बेटी की बात कर रही थी। भले घर की लड़कियों को भला यह सब शोभा देता है क्या? छवि जी बोली, यह सब झूठ है। विविधा का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। तुम्हें ऐसे ही किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। विभा बोली, देखो छवि, मैंने तो जो भी बोला है सच बोला है और मैं अकेले थोड़े ही बोल रही हूँ। तुम्हारी विविधा के बारे में पूरे मोहल्ले में यह बात फैल चुकी है। छवि जी गुस्से से बोली, वह तो फैलेगी ही, इस काम को अंजाम देने में तुमने बहुत मेहनत जो की है। विभा यह सुनकर हड़बड़ा गई। तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो, मैं भला क्यों कहूंगी किसी से? छवि जी बोली, तुम्हारे स्वभाव के बारे में पूरा मोहल्ला जानता है। अगर पूरे मोहल्ले में कोई खबर फैलानी हो तो बस तुमसे कह दिया जाए और तुम उसे जंगल में आग की तरह फैला देती हो। तुम्हारी भी तो बेटी भागी थी एक वेटर के साथ, क्या तब मोहल्ले का माहौल खराब नहीं हुआ था? यह सुनकर विभा चुप हो गई। छवि जी बोली, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था मेरी बेटी को किसी ड्राइवर के साथ इश्क फरमाते हुए? विभा बोली, मैंने तो नहीं, लेकिन और बाकियों ने तो देखा है और उन्हीं लोगों ने मुझे भी आकर सब बताया था। छवि जी बोली, जो बात तुम्हें पता ही नहीं और ना ही तुम जानती हो कि यह खबर झूठी है या सच्ची, उसे और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दूसरों से कहने का हक किसने दिया तुम्हें? अगर आज के बाद तुम्हारी जुबान पर मेरी बेटी का नाम भी आया या फिर किसी से पता चला कि तुमने उसके बारे में किसी से कुछ कहा है तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारी शिकायत करूंगी। यह सुनकर विभा डर गई। तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? मुझे भी तो किसी ने ये सब बोला था। छवि जी पूछी, किसने बोला तुम्हें? नाम बताओ जरा, उसे तो मैं देख लूंगी। विभा ने सोचा कि अगर ललिता का नाम लिया तो वह मेरा जीना हराम कर देगी, इसलिए उसने बहाना बनाया कि उसे याद नहीं कि किसने कहा है। छवि जी ने विभा को खूब डांटा और फिर वहां से चली गई। दयाल काका ने विक्रम को कॉल किया लेकिन वह रिसीव नहीं कर रहा था। काका ने फिर ऑफिस में फोन किया तो वहां पता चला कि विक्रम वापस लौटा नहीं है। यह सुनकर काका इतना तो समझ ही गए थे
कि जरूर कोई बड़ी बात है, वरना विक्रम आरुषि के मामले में लापरवाही नहीं करेगा। विविधा सोच रही थी कि कुछ वक्त इंतजार कर लेती हूँ। उस महिषासुर का कहीं कोई भरोसा नहीं। क्या पता मैं आरुषि को घर ले जाऊं और वह आकर मुझ पर ही बरस पड़े कि मैंने क्यों उसका यहाँ इंतजार नहीं किया। कुछ वक्त तक अगर वो नहीं आया तो मैं खुद आरुषि को घर छुड़ाऊंगी। लेकिन विक्रम की लापरवाही की भी हद है। भला ऐसे कौन करता है? विक्रम कल्पना की गाड़ी का पीछा कर रहा था। दयाल काका को विक्रम की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे बार बार फोन करने लगे, जिस वजह से विक्रम परेशान हो गया और उसका ध्यान कल्पना की गाड़ी से हट गया। उसने देखा कि इस चक्कर में कल्पना की गाड़ी उसकी नजरों से ओझल हो गई, जिससे विक्रम को दयाल काका पर बहुत गुस्सा आया। उसने गाड़ी एक साइड रोका, काका की कॉल रिसीव की। आप क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ तो मैं किसी जरूरी काम में फंसा हुआ हूँगा। आपकी वजह से मेरा कितना जरूरी काम खराब हो गया, इसका अंदाजा भी है आपको? दयाल काका बोले। मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन तुम फिलहाल कहाँ हो? विक्रम बोला। क्या यही पूछने के लिए आपने मुझे कॉल किया था? दयाल काका बोले। वक्त देखो कितना बज रहा है। विक्रम ने अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा तो पाया कि 2:30 बज रहा है। दयाल काका बोले, तुम्हें आरुषि को लेने जाना था। यह सुनकर विक्रम को याद आया कि आरुषि के स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और वह उसका इंतजार कर रही होगी। दयाल काका और कुछ कहते कि उसने कॉल कट कर दी और वापस स्कूल की तरफ चल पड़ा। कुछ वक्त बाद जब वह स्कूल पहुंचा तो देखा कि आरुषि वहां थी ही नहीं। उसे वहां ना पाकर विक्रम परेशान हो गया कि आखिर आरुषि गई कहाँ। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसने दयाल काका को फोन किया और बताया कि आरुषि वहां नहीं है, तो दयाल काका ने बताया कि विविधा उसे लेकर घर के लिए निकल चुकी है। यह सुनकर विक्रम की जान में जान आई और वह वापस घर की तरफ चल पड़ा। विभा ललिता बुआ के घर पहुंची और उससे बोली, ललिता, सच बता कि तूने मुझे विविधा के बारे में जो बताया है वह सब झूठ है या सच? यह सुनकर ललिता संभल कर बोली, नहीं तो मैंने तो सच ही कहा था। विभा बोली, फिर वह छवि इतना बरस क्यों रही थी मुझ पर? पुलिस में शिकायत करने तक की धमकी दे डाली थी। ललिता बुआ बोली, अरे उसे पता नहीं है ना अभी अपनी बेटी की करतूत, इसलिए तूने कहीं मेरा नाम तो नहीं ले लिया छवि से? विभा बोली, नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि तेरा नाम लिया तो तू मेरा जीना हराम कर देगी। ललिता बुआ ने अब चैन की सांस ली कि छवि को शक नहीं हुआ। विक्रम जल्दी से घर पहुंचा ही था कि विविधा घर से बाहर निकल स्कूटी की तरफ जाती दिखाई दी। विक्रम उसे इग्नोर कर जल्दबाजी में घर के अंदर की ओर चल पड़ा कि विविधा ने गुस्से में उसका रास्ता रोक लिया। गुस्सैल मगरूर तो तुम शुरू से थे ही, लेकिन इतने लापरवाह हो गए यह नहीं सोचा था। अगर तुम्हें स्कूल आना ही नहीं था तो फिर दयाल काका को क्यों फोन कर कहा कि वह स्कूल ना आए? अगर कहा भी था तो फिर आना भी था ना स्कूल। अगर मैं भी स्कूल से निकल जाती तो आरुषि कब तक वहाँ खड़ी रहती? इस बच्चे का इस तरह अकेले रहना क्या तुम्हें आज के माहौल में सही लगता है? आरुषि को कितना बुरा लगा होगा कि उसके भाई कहने के बावजूद उसे लेने नहीं आए। घर के अंदर खड़े काका विक्रम को चुपचाप विविधा से डांट खाते देख रहे थे। काका विक्रम को खोया हुआ सा देख समझ गए कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। विक्रम आरुषि की ओर देखते हुए विविधा से बोला, मैं किसी काम में फंस गया था। विविधा हाथ बांधकर खड़ी हो गई। अच्छा, ऐसा कौन सा काम था जो तुम्हें तुम्हारी बहन से भी ज्यादा जरूरी लगा? अगर जिम्मेदारी ली है तो उसे निभाना भी सीखो। विक्रम सोचने लगा कि अगर मैंने आरुषि को बताया कि कल्पना इस शहर में है और उसके स्कूल के पास ही मैंने उसे देखा था तो वह डर जाएगी। इस वक्त उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही होना चाहिए। मुझे कल्पना को इस तक पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। वह बिना कोई जवाब दिए शांत सा वहां से अपने कमरे में चला गया। विविधा सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ड्रैकुला इतना चुप है। विक्रम को इस कदर परेशान देख आरुषि सोच रही थी कि भाई पहले से ही काफी परेशान लग रहे हैं। इन्हें अगर मेरी माँ के वापस आने के बारे में बताया तो और परेशान हो जाएंगे। विविधा अपने घर के लिए निकल गई, लेकिन उसके दिमाग में यही बात बार बार घूम रही थी कि विक्रम को हुआ क्या आज।
कल्पना अपने घर पहुंची और एक ओर बैठकर खुद से बड़बड़ाने लगी। आज तो बाल बाल बचे उस विक्रम से। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि मैं आरुषि से मिली हूँ, या कहीं इन दोनों ने एक दूसरे को मेरे बारे में बता दिया तो? ऐसे तो मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। विक्रम मुझे कभी भी आरुषि से मिलने नहीं देगा। विक्रम अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि कल्पना के वापस लौट आने की बात सुनकर आरुषि का मन बदल गया तो? उसने अपनी माँ के साथ जाने की बात कही तो मेरा क्या होगा? इस तरह के ख्यालों के साथ जूझते हुए विक्रम की नजर दरवाजे पर पड़ी तो दयाल काका को खुद को देखते हुए पाया। वो कमरे के अंदर विक्रम के पास आ खड़े हुए। क्या बात है विक्रम, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? विक्रम अब भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसने काका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दयाल काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रहे हो? आरुषि को स्कूल से लेने जाना भूल गए? यह बात मामूली तो नहीं? विक्रम गंभीर सा बोला। काका, आज मैंने उसे देखा। दयाल काका बोले। कौन? किसकी बात कर रहे हो? कल्पना। दयाल काका यह सुन चौंके। क्या वो यही है? विक्रम बोला। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि वो जल्दी ही यहाँ आएगी, लेकिन इतनी जल्दी यह नहीं सोचा था। कहाँ मिली वो तुम्हें? आरुषि के स्कूल के पास जो कैफे है ना, वहां। मैंने पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन आपके बार बार फोन करने की वजह से वह मेरे हाथों से निकल गई, वरना आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाता कि कभी आरुषि की तरफ मुड़कर देखती तक नहीं। दयाल काका बोले। तुम खामखा ही परेशान हो रहे हो। अगर आ भी गई तो क्या बिगाड़ लेगी हमारा? आरुषि उसकी सच्चाई जानती है। विक्रम बोला। नहीं काका, अगर वह यहाँ आरुषि को लेने आई है तो पूरी तैयारी के साथ ही आई होगी, मतलब कुछ न कुछ सोच कर आई होगी। इसके दिमाग में कोई प्लान तो है। काका कुछ वक्त शांत रहे, फिर बोले। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था कल्पना के आने से पहले। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश था, लेकिन जब से यह औरत हमारी जिंदगी में आई है, कुछ न कुछ तूफान ही ला दे रही है। सबसे पहले बड़ी मालकिन, फिर बड़े मालिक को हमसे छीन लिया, तुम्हें अनाथ बना दिया और अब आरुषि पर भी नजर डाले बैठी है। विक्रम गुस्से से बोला। यह औरत खुद हमारी जिंदगी में नहीं आई थी काका, इसे लाने वाले आपके बड़े मालिक थे। न उनके कदम बहकते और न ही हमारा परिवार इसकी कीमत चुकाता। दयाल काका बोले। फिर भी तुम सावधान रहना इससे, यह औरत किसी भी हद तक जा सकती है। विक्रम बोला। डरता नहीं हूं मैं इससे। मुझे अगर फिक्र है तो बस आरुषि की, कहीं यह औरत उसे अपनी बातों के जाल में ना फंसा ले। दयाल काका बोले। तो क्यों ना हम आरुषि को पहले ही बता दें कि कल्पना यहाँ आ गई है, जिससे वह सावधान रहेगी और इसकी बातों में नहीं आएगी। विक्रम बोला। आरुषि अभी बच्ची है काका, और कल्पना चाहे जैसी भी हो, है तो उसकी माँ ही। मुझे डर है कि यह सच जानने के बाद कि कल्पना वापस आ गई है, आरुषि मुझे छोड़कर उसके पास न चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो कल्पना उसे भी अपने जैसा बना देगी। दयाल काका बोले। मुझे नहीं लगता कि वह अपने भाई का साथ छोड़ेगी। विक्रम बोला। मैं भाई हूँ उसका, और वह भी सौतेला, लेकिन कल्पना उसकी खुद की माँ है। अगर कल्पना ने अपने माँ होने का फायदा उठा उसके करीब आना चाहा तो दिक्कत हो सकती है। काका बोले। तो अब क्या करें? हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा कि कहीं कल्पना आरुषि से मिलने ना पाए। तब तक मैं पता लगाता हूँ कि वह कहाँ रुकी हुई है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दयाल काका बोले। ठीक है। आरुषि अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। भाई पहले से ही बहुत परेशान लग रहे हैं। मेरी बुरी माँ ने उनका सब कुछ छीन लिया और फिर से वापस आ गई है। क्या मुझे भाई से बात करनी चाहिए? नहीं, उन्होंने कहीं मेरी माँ का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया तो क्या मैं दयाल काका से बात करूं? लेकिन कहीं काका ने भाई को यह सब बता दिया तो
क्योंकि वह भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल अपने बेटे जैसा। तो भला वह उनसे कोई बात क्यों छुपाएंगे? क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या पता माँ आगे से मुझसे मिलने आए ही ना, क्योंकि मैंने उन्हें भगा जो दिया था। शायद मैं बेवजह ही परेशान हो रही हूँ। विविधा रास्ते भर विक्रम के बारे में सोचती रही कि वह इतना गुमसुम क्यों था। क्या बात हुई होगी? वह ठीक तो है ना? पहले आरुषि परेशान लग रही थी और अब विक्रम। यह तो गुस्सा करता हुआ ही सही लगता है। यही सब सोचते हुए विविधा घर पहुंची तो छवि जी दरवाजे पर ही मिल गई। उन्होंने देखा कि विविधा किसी सोच में गुम है। छवि जी पूछती हैं, क्या बात है? स्कूल से लौटने में देर कैसे हो गई आज? आज आरुषि को उसके घर छोड़ने गई थी, इसलिए लौटने में देर हो गई। क्यों? आज उसे कोई लेने नहीं आया था? विक्रम ने काका को फोन करके मना कर दिया था कि आज वह आरुषि को स्कूल से ले आएगा, और फिर खुद ही स्कूल नहीं पहुंचा तो मैं आरुषि को उसके घर ले गई। पर जब मैं उसके घर से बाहर निकल रही थी तो विक्रम भी वहां आ पहुंचा। मैंने उसे गुस्से में खूब डांटा। छवि जी बोली, तो फिर उसने भी तुझे जरूर कुछ न कुछ सुनाया होगा। विविधा निराश सी बोली, नहीं माँ, यही तो हैरानी की बात है कि उसने पलटकर मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया, चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। लगता है जरूर कोई बड़ी बात है, क्योंकि वह काफी परेशान लग रहा था। दोनों माँ बेटी बातें करते हुए घर के अंदर आ बैठी। विविधा ने अब नोटिस किया कि छवि जी भी कुछ परेशान है। क्या हुआ माँ? अब आप क्यों परेशान लग रही हो? यह हो क्या रहा है आज? जिसे देख रही हूँ वही परेशान दिखाई दे रहा है। छवि जी ने बात टालने की बहुत कोशिश की। कोई बात नहीं है, कहाँ परेशान लग रही हूँ मैं? विविधा बोली, झूठ मत बोलो, बताओ ना कि क्या हुआ। छवि जी ने उसे सब कुछ कह सुनाया। विविधा यह सुनकर कुछ वक्त हैरान रह गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्या बकवास है ये? मेरा अफेयर चल रहा है, और वो भी ड्राइवर से। माँ, आपने विभा आंटी से पूछा नहीं कि उनसे यह बकवास बात किसने कही? छवि जी बोली, पूछा था, लेकिन वह कह रही है कि उसे याद नहीं। विविधा कुछ पल तक सोचती रही। आपको यह बात घर आकर मंत्रा बुआ ने बताई थी ना? छवि जी बोली, हाँ। विविधा बोली, विभा आंटी तो मंत्रा बुआ की खास दोस्त है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्रा बुआ ने ही विभा आंटी को यह सब बोला हो? उनके अलावा और कौन हो सकता है जिसे हमारी बदनामी से? छवि जी बोली, जलेबी में रखे। शक तो मुझे भी है। जलेबी काका ने की हो, अलो ये मटिया